चर्च गुरुद्वारे में राष्ट्रगान वाले बयान का जहां संतों ने समर्थन किया तो वहीं मौलानाओं ने ऐतराज जताया। उसके बाद बात करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि एसपी के राज में गुंडा टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब अगर ऐसा कोई करेगा तो अगले ही चौराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा। और फिर आपको बताएंगे एबीवीपी पर लाठीचार्ज पर अब सियासत तेज हो गई है। राजभर के बयान ने मामले को और भी ज्यादा भड़का दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही बात होगी पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म का जो ऐलान किया था, आज उसका ऐलान हो गया है। नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार के साथ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में हफ्ते में एक दिन राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए ताकि देशभक्त और देशद्रोही को सामने लाया जा सके। बाबा बागेश्वर के बयान का जहां संत समाज ने समर्थन किया, वहीं मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसे गैर जरूरी बयान बताया है। दिखाते हैं आपको। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मंदिरों, चर्च और मस्जिदों में राष्ट्रीय गान बजाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी इस बात से कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। हालांकि संत समाज ने उनके बयान का समर्थन किया है। जो भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर सप्ताह में एक दिन राष्ट्रगान बजना चाहिए। तो बिल्कुल बजना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप समाज को एक संदेश राष्ट्रीयता का नहीं दे पाएंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, इसमें राष्ट्रगान हो तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना दर्शाती है, तो ये होना चाहिए, अच्छी पहल है। बाबा बागेश्वर के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री हमें आदेश देने वाले होते कौन हैं? इस तरह की बातें करके आप इबादत गाहों को निशाना बना रहे हो। हमने तो कभी नहीं कहा मंदिर में ऐसा कीजिए, हमने तो कभी नहीं कहा आप अपने धर्म स्थलों पर ये प्रोग्राम कीजिए। आप कौन होते हैं हमको ज्ञान देने वाले? आपकी हैसियत क्या है? किस पद पर हैं? आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप कर रहे हो और आप हमारी मस्जिदों पे आदेश दे रहे हो। बाबा बागेश्वर की मांग है कि राष्ट्रगान भले ही सप्ताह में एक बार बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त और देशद्रोही को सामने लाया जा सके। बाबा बागेश्वर ने ये मांग अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भक्तों को संबोधित करते हुए की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बाबा बागेश्वर को जहां संतों का समर्थन मिल रहा है, वहीं पर मौलानाओं ने सवाल भी उठाए। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को बेतुका बताया है। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर ऐसे बयान सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए देते हैं। संभल में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वसी अशरफ का कहना है कि मंदिर, मस्जिद, मदरसे में राष्ट्रगान की मांग करना बेवकूफी भरा बयान है। बाबा बागेश्वर को चैलेंज है, पहले मंदिर में राष्ट्रगान गवाया जाए। अगर झंडा रखना है, झंडा लहराना है, तो तिरंगा झंडा लहराना है। तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान है। इसलिए कि विदेशी झंडा लहराना ये गैर कानूनी है और गैर अखलाकी भी है। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि सरतन से जुदा का नारा न लगाएं और किसी विदेशी देश का झंडा अपने जुलूस में कतन न लहराएं। ये तो बेवकूफ़ी की बात है। उन्हें क्या पता किस जगह क्या होना चाहिए। वो कौन से मंदिर में कराएंगे? अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो करा के दिखाएं पहले मंदिर के अंदर। उनकी बात उनके ही लोग नहीं मानेंगे। ये सब वो बेवकूफ़ियों की बातें हैं। हो सकता है किसी
केस में फंस रहे हों और हुकूमत को आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने एक वतन परस्ती का मुद्दा उठा दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी में अराजकता का माहौल था, लेकिन आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। और पीएम मोदी के अपमान पर भी सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी है। देखें। गोरखपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अगर आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि लाखों युवकों को रोजगार मिल रहा है। साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के मां के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर सीएम योगी ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां का अपमान पूरे देश की मां का अपमान है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता चुनाव हारते हैं तो ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट सब दोषी हो जाते हैं और जीत जाते हैं तो अपना पुरुषार्थ बताते हैं। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में पूजा अर्चना कर प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान सभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लाठीचार्ज के मुद्दे पर लखनऊ में एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है और 48 घंटे में एक्शन न होने पर एबीवीपी के प्रदेश व्यापी आंदोलन की बात कही है। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर फर्जी एडमिशन देने के आरोप को लेकर एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अब इसे लेकर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर एलएलबी कोर्ट में फर्जी एडमिशन करवाने का आरोप लगा है। पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का इसे लेकर अपना तर्क है। हम कंप्लीटली जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं के अंतर्गत हम यहाँ काम कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर फर्जी एडमिशन देने के आरोप को लेकर एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद बवाल बढ़ गया। लाठीचार्ज मुद्दे पर लखनऊ में एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इसमें सीएम को चिट्ठी भेजकर 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विद्यार्थी परिषद किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा है। विद्यार्थी परिषद ने पहले दिन जब ला के छात्र हमारे पास आए थे, ना उस समय हमने इस मुद्दे को हल्के में लिया था, ना आज हम इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं। विद्यार्थियों से जुड़ा मुद्दा है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी जो मूल मांग है, उन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? आजमगढ़ में एबीवीपी ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंत्री ओपी राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। वहीं ओपी राजभर के गुंडे वाले बयान पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो हल्के व्यक्ति हैं। प्रकाश राजभर जी ने जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि लाठीचार्ज सरकार की हताशा और नाकामी का प्रमाण है। ये शासन की हताशा का और फेल्योर का परिणाम होता है लाठीचार्ज करना, और ये वर्तमान सरकार की विदाई का संकेत है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर एबीवीपी का आरोप है कि 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी लगातार एलएलबी कोर्स में नए एडमिशन ले रही है। इसी को लेकर सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद वहां प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी पर अब सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों पर बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और साथ ही मिडिल क्लास को इसका सीधा फायदा होगा। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें 5 और 18% होंगी और 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से मोहर लगा दी है। सीएम योगी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। देखिए। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई है। नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम किए गए हैं। Culture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. जेपी नड्डा का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया। सीएम योगी ने भी जीएसटी रिफॉर्म की तारीफ की है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का
हृदय से अभिनंदन। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे आम लोगों के हित में बताया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर, जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि मोदी जी ने मध्यम वर्ग को राहत दी है, इसका लंबे वक्त से इंतजार था। चाहे आटा, दाल, चावल, दूध, घी, मक्खन, मट्ठा, उस पर एकदम छूट मिल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा की थी। इसका मकसद मौजूदा जीएसटी स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग करना था। इसके चलते रोजमर्रा की जरूरत के कई सामान सस्ते हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बंगाल विधानसभा में आज दंगल का मंच सज गया। टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में इस कदर भिड़े कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में मार्शल बुलाए गए। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को घसीटकर विधानसभा से बाहर कर दिया। इस दौरान कई विधायकों के सिर पर चोट आ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल विधानसभा में गुरुवार को ऐसा माहौल बना मानो लोकतंत्र की जगह किसी दंगल का मंच सजा हो। टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में इस कदर भिड़ गए कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। स्पीकर बिमान बनर्जी की बार बार की चेतावनी के बावजूद हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। बाद में मार्शल बुलाए गए। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को घसीटकर विधानसभा से बाहर कर दिया। इस दौरान कई विधायकों के सिर पर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विधानसभा में हंगामा तब हुआ जब देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाल भाषा बोलने वाले लोगों पर अत्याचार से जुड़े एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस प्रस्ताव पर बोलना था, लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए खड़ी हुई, बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारे लगाते हुए वो स्पीकर के सामने वेल में पहुंच गए। विधानसभा स्पीकर ने उनसे शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद मार्शलों को बुला लिया गया। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को निकालने की कोशिश की तो वो भिड़ गए। इसके बाद तो सदन के अंदर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस बवाल के बाद बीजेपी के 5 सदस्यों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। दरअसल बुधवार से ही टकराव के संकेत मिलने लगे थे। सीएए और बंगाल भाषा पर हुई तीखी बहस के बाद विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को सदन से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद शुवेंदु ने चेतावनी दी थी कि बीजेपी में सिर्फ एक नहीं 65 शुवेंदु हैं, वो दिखा देंगे। गुरुवार को सत्र की शुरुआत से ही माहौल गर्मा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर लगातार बारिश और हरियाणा से पानी छोड़ने के बाद में दिल्ली और नोएडा के निचले इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। नोएडा का सेक्टर 135 पानी में डूब चुका है। और न्यूज़ 18 संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। वहीं यूपी के दूसरे कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हरियाणा से छोड़े जा रहे पानी से दिल्ली में जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं नोएडा के निचले इलाके भी डूब गए हैं। नोएडा के सेक्टर 135 नगला वाजिदपुर पानी की चपेट में है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 135 नंगला वाजिदपुर पर मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस है। स्थिति आप देख सकते हैं, करीब 4 फीट से ज्यादा ये पानी है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी पुश्ते पर बंदोबस्त कर रही है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी अलर्ट है। लगातार जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन कमेटी के लोग बता दें आपको कि निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसके अलावा कई एनजीओज भी सामने आए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम एक तिराहे पे मौजूद हैं और ये 135 नंगला वाजिदपुर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस है और पानी जो है वो लगातार
धारा प्रवाह की तरह बह रहा है और स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे अभी अलर्ट स्थिति में है, क्योंकि पानी छोड़े जाने की आशंका अभी भी है। लगातार हथनीकुंड से भी पानी छोड़ा जा रहा है और उसके बाद से जलस्तर बढ़ रहा है। बुधवार से यमुना का पानी तेजी से बढ़ा, जिससे कई फार्म हाउस डूब गए। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पानी के बीच ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी क्या स्थिति है और ये जो जल है, क्योंकि कल हम लोग आए थे तो जल स्तर बढ़ा हुआ नहीं था, ये स्थिति कब से ऐसी बिगड़ी है? ये कल शाम से 7 बजे से बढ़ी हुई है। जल सतल जो है शाम से बढ़ा हुआ है और काफी बढ़ा हुआ अब तो। अभी तक सेक्टर 135 और सेक्टर 151 से सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है। ऐसी बाढ़ यहाँ कई सालों तक नहीं देखी गई। लगातार क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में मैं आपको इस पे चढ़ के भी दिखाऊंगा कि आपको समझ में आए स्थिति क्या है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और बताया जा रहा है कि अभी 24 घंटे अलर्ट स्थिति है। लिहाजा इस तरीके के जो समाज सेवी हैं, एनजीओज हैं, तमाम लोग वो फार्म हाउस के क्षेत्र में आ रहे हैं ताकि कोई अगर व्यक्ति फंसा हो या मवेशी फंसा हो उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।